कुछ समय पहले की ही बात है जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया था। बात 2019 की होगी। उससे पहले भी कई राज्यों का बंटवारा किया जा चुका है, कभी भाषाई आधार पर, कभी भौगोलिक आधार पर, तो कभी किसी और आधार पर। अब आप कहेंगे कि हम शुरुआत में ही राज्यों के बंटवारा की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल बिहार में एक आंदोलन इस समय जोर पकड़ रहा है और वो आंदोलन है मिथिला राज्य को लेकर। मिथिला में कुछ जिलों को समाहित करते हुए बिहार से अलग होने की बात की जा रही है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद झा जी। शरद झा वो व्यक्ति हैं जो पेशे से एक इंजीनियर हैं। इसके अलावा कवि की भूमिका भी इनमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई पड़ती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे बहुत ही आसान शब्दों में कि आखिर बिहार से मिथिला का विभाजन क्यों चाहिए। शरद जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे, बिहार ठीक तो है, क्यों बंटवारा चाहिए? जिस परिवेश को हमारे पूर्वजों ने संभाला कि हाँ हम बिहारी हैं, अब मिथिलांचल का कहना क्या है? अब पूर्वजों जब आप बोलते हैं तो लगता है जैसे 2-4 हज़ार साल पहले की बात कर रहे हैं। बिहार शब्द ही 1912 ईस्वी में आया है, तो उससे पहले तो हम लोग बिहारी थे ही नहीं, कोई भी बिहारी नहीं था। 1912 में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बंगाल का एक पार्ट को बांट करके बिहार कर दिया गया, अंग्रेज़ों ने कर दिया, जिसमें संप्रति जो अभी उड़ीसा है राज्य अलग है और झारखंड राज्य अलग है, वो सब थे। तो अगर उड़ीसा अब बिहार बनने के बाद 1912 के बाद 1936 में अलग हो गया, तो उड़ीसा क्यों अलग हो गया, इस पे विस्तृत चर्चा होने की बात है। फिर उसके बाद झारखंड फिर अलग क्यों हो गया, तो या तो सबको फिर से मिला लीजिए अगर बिहार शब्द से इतना लगाव है। अगर बिहार शब्द, हमें तो लगता है कि बस ये एक फेक आइडेंटिटी है जिसको 1912 या उसके आसपास क्रिएट किया गया कुछ लोगों के द्वारा। तो ये फेक आइडेंटिटी के साथ हम नहीं जी सकते। या तो मगध की अपनी एक आइडेंटिटी है जो हमारे ऊपर, मिथिला वालों के ऊपर थोपी गई है। जो मिथिला की आइडेंटिटी है उसको तार तार करने की कोशिश पिछले 50, 60, 70 साल में हुई है। तो अगर मिथिला के लोग, आप जाइए गांव में पता कीजिए, या मैं हर एक पत्रकार, चूँकि पत्रकार को मैं विद्वान की श्रेणी में रखता हूँ, पता करें कि क्या जो अभी बिहार के जो चलाने वाले राजा हैं, मैं राजा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग राजा की तरह बिहेव करें और राजा की तरह ही जैसे तैसे करके मैं ही मुख्यमंत्री रहूँ, इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। पिछले 32 साल से लालू जी की पत्नी और नीतीश कुमार जी, यही लोग मुख्यमंत्री हैं। और इन लोगों ने मिथिला क्षेत्र को क्या दिया, यह सोचने समझने और चिंतन करने का विषय है। अपितु लिया बहुत कुछ लिया है मिथिला से, ख़त्म कर दिया मिथिला को। हम लोगों ने बिहार बनवाने के लिए, हमारे दरभंगा महाराज ने अपने पैसे से खरीद करके छज्जू बाग में जब पहली बार बिहार विधानसभा बना भी नहीं था, तब दरभंगा महाराज ने अपने पैसे से खरीद के ज़मीन दिया था जिस पे बिहार विधानसभा चलती थी। दरभंगा महाराज के दिए हुए ज़मीन में पटना विश्वविद्यालय PMCS चलता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, हमारे मैथिली भाषा जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने अष्टम अनुसूची में शामिल करवाया, उसको उससे पहले 1993 में पहले लालू जी ने BPSC से निकलवा दिया था और फिर अभी नीतीश कुमार जी ने BPSC से निकलवा दिया है। तो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को, हमारी संस्कृति को, भाषा को, संपूर्ण मिथिला को बर्बाद करने की चेष्टा की है। मिथिला के लिए कुछ भी सकारात्मक कार्य नहीं किया। तो आप अगर भाषाई आधार पर बंटवारे की बात करते हैं तो फिर किन जिलों के साथ जाएंगे? देखिए, भाषाई आधार है, एक प्रमुख आधार है, लेकिन मैं जब बोलता हूं तो मैं सिर्फ ये नहीं बोलता हूं कि भाषाई आधार ही प्रमुख है। जिला जो भी सरग्रेसन आज़ादी से बहुत पहले जब वो हमारे यहाँ पे डेप्यूटेड थे अंग्रेज़ के द्वारा, तो उन्होंने एक लिंग्विस्टिक सर्वे किया था और वो उस समय के पूरे विश्व के टॉप मोस्ट भाषाई विद्वान थे जिनको सब लोग आज के डेट में भी मान सम्मान देते हैं, पूरे विश्व के लोग। उन्होंने एक खाका खींचा था कि मैथिली स्पीकिंग एरिया उस समय के बिहार में, जिस समय में झारखंड, उड़ीसा सब था ही, उस समय में कौन कौन से ज़िले मैथिली स्पीकिंग थे। तो उन्होंने एक खाका तैयार किया जिसमें तकरीबन उत्तर बिहार के सारे ज़िला और कुछ गंगा उस पार के भी, जैसे कि भागलपुर और बांका वगैरह, ये सब मिथिला क्षेत्र में मैथिली स्पीकिंग एरिया में उन्होंने दर्शाया था। उसके अलावा 3-4 ज़िला जो कि अब झारखंड का पार्ट है, जैसे देवघर हो गया, उसके बाद उसके आसपास के 1-2 ज़िला और, तो वो भी मैथिली स्पीकिंग थे। बंगाल तो बन गया था
1912 में बिहार नेपाल बन गया था आपको। नेपाल में आधे मिथिला का बंटवारा करके सुगौली संधि के हिसाब से 1816 में दे दिया गया था। वहाँ भी करीब 10, 12, 14 जिला हैं जो मैथिली स्पीकिंग है। खैर वो तो अब अलग देश का पार्ट है, तो उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं जो झारखंड में 2-3 जिला हमारे चले गए, देवघर वगैरह। लेकिन जो बिहार में अभी बचा हुआ है उसके अंदर जो हमारे ज़िला हैं तकरीबन 20 जिला के आसपास, 20-22 जिला हैं। उसमें से मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ज़िला में मैथिली ही बोली जाती है। मैथिली एक प्रमुख भाषा उन सारे ज़िलाओं में हो सकती है, और किस ज़िलाओं में 95%, 100% तक मैथिली बोलने वाले हैं। लेकिन जब हम पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं तो वहाँ पे मैथिली आज के डेट में, पहले कभी बोला भी जाता होगा, आज के डेट में नहीं बोला जाता है, या बहुत कम 2-4% लोग बोलते होंगे। वहाँ पे भोजपुरी ने अपनी जड़ पकड़ ली है, लेकिन वो हमारा पार्ट है, वो मिथिला का पार्ट है। जो आप पूर्वी चंपारण की बात करते हैं, मोतिहारी, वहाँ पे करीब 10 से 15% लोग मैथिली बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अब जो बहुसंख्यक लोग हैं वो भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन वो भी हमारे प्रपोज्ड मिथिला राज्य का पार्ट है। सुगौली संधि जो इतना बड़ा जब मिथिला के डिवीज़न के लिए हुआ था, वो सुगौली चंपारण में है। तो ये सबसे बड़ा पहचान है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो चंपारण वाला एरिया भी मिथिला का ही पार्ट है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एक तो भाषा ही प्रमुख आधार है, दूसरा हमारी संस्कृति। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। सामा चकेबा एक त्यौहार है, वो हमारे मिथिला छोड़ के और कहीं नहीं होता है। तो सामा चकेबा मिथिला ही क्षेत्र में क्यों होता है? ये एक सांस्कृतिक पहचान है कि वो क्षेत्र बिहार के सांस्कृतिक पहचान से अलग अपना एक स्वच्छंद और स्वतंत्र पहचान रखता है। तो जब हमारी स्वतंत्र और स्वच्छंद पहचान है तो हम एक फेक आइडेंटिटी बिहार के साथ क्यों चलें? आप राजनीतिक तौर पर कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो बिहार के बेहतर के लिए तो काम करती है, लेकिन मिथिलांचल को कहीं ना कहीं अलग छोड़ देती है। अब ऐसा क्या कारण होता होगा कि मिथिलांचल को उपेक्षित छोड़ दिया जाता है? देखिए क्या होता है, आप लोग पहले सुने होंगे अंग्रेज़ कैसे भारत आए। ये लोग उपनिवेशवाद इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे या अपने पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपके सामने में आया होगा। तो ये मगध रीजन वाले क्या हैं, ये मिथिला को अपना उपनिवेश समझते हैं। ये लोग जब बिहार का गीत बनता है तो उसमें मिथिला क्षेत्र का और मिथिला शब्द का, मैथिली शब्द का, मिथिला क्षेत्र में रहे इतने विद्वान और इतने बड़े बड़े लोग रहे हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं है बिहार गान में। तो वो लोग खुद मान के बैठे हैं कि मिथिला हमारा पार्ट नहीं है। हम लोग इसको ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, जैसे अंग्रेज़ 200-300 साल तक भारत को कब्जा किए हुए था, लेकिन वो भी मानता नहीं था कि भारत उसका है, लूट के ले आता था। टैक्स हम लोग देते हैं, और उस टैक्स कलेक्शन से, क्योंकि हम लोग एक कॉपी भी, एक पेन भी खरीदते हैं, एक गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, टैक्स में उसकी भागीदारी है। चाहे वो GST के रूप में हो, चाहे वो जब खाते पीते हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में टैक्स देते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं देते हैं, इनकम टैक्स के रूप में, हर एक रूप में आज के डेट में एक गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। और उस टैक्स के पैसे के कलेक्शन जो होती है वो बिहार सरकार खर्च करता है राजगीर के डेवलपमेंट में, नालंदा के डेवलपमेंट में, पटना के डेवलपमेंट में, बोध गया के डेवलपमेंट में। क्या यही 4 जिला बिहार में है? दरभंगा में भी तो म्यूजियम है, दरभंगा में भी तो एक विश्व स्तरीय कह सकते हैं, या फिर बिहार में तो अव्वल दर्जे का अस्पताल है DMCH। अभी तो एम्स भी बन रहा है। एम्स तो बन नहीं रहा है। अब वही यही क्वेश्चन है, यक्ष प्रश्न है कि 2015 में बाकी जितने एम्स का घोषणा जेटली साहब, स्वर्गीय जेटली साहब ने किया था, वो सारे एम्स बन के उद्घाटन भी हो गया। और बिहार हमारा जो मिथिला वाला है दरभंगा एम्स, उसका आज तक शिलान्यास भी नहीं हुआ है। क्या नीतीश कुमार जी और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो इस बात का जवाब देंगे कि शिलान्यास कब होने जा रहा है? ये लोग तो सब नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, बीजेपी उसके लिए, वो बीजेपी के लिए, लेकिन इससे घाटा अल्टीमेटली किसको है? आज तक तो शिलान्यास नहीं हुआ। जब शिलान्यास ही नहीं हुआ तो बनना तो दूर की बात है, तो दूर की कौड़ी है। दूसरी बात, आप म्यूजियम का चर्चा किए, पटना में भी एक म्यूजियम था पहले और एक दरभंगा में, 2 ही मुख्य म्यूजियम थे बिहार के अंदर। आप पटना म्यूजियम का जाके हालत देखिए और दरभंगा में पड़े म्यूजियम का हालत देखिए। दरभंगा में जो चीज़ें रखी गई थी, अभी हम लोगों ने विरोध करके उसको रुकवाया। वहाँ से भी सारे सामान जो बहुत ही बेशकीमती सामान, उसको ये लोग यहाँ से उठा करके पटना म्यूजियम ले जा रहा था। तो इससे तो स्वतः
सब कुछ परिलक्षित हो जाता है कि भाई दरभंगा में तोरा से हम खाली वह भीख मांगा वाला रोटी फेंक देबो और तू सब खो, खेबे तो खो और नहीं खेबे तो भूखे पेट रह, लेकिन तोरा सब लेल हम सब कुछ नहीं करबो। ये सिद्धांत है उस मगधिया सरकार का। मगधिया सरकार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कतई मिथिला का सरकार नहीं है। अगर मिथिला मैथिली स्पीकिंग वालों का सरकार रहता तो वो सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया के लिए भी, भागलपुर, बांका के लिए भी कुछ करते। नालंदा भी पुराने ज़माने का एक यूनिवर्सिटी था और विक्रमशिला भी था। विक्रमशिला मिथिला में है तो वहाँ 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं, और नालंदा विश्वविद्यालय मगध में है तो वहाँ पे लाखों करोड़, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट। क्या ये लोग अब समझ नहीं रहे हैं? क्यों नहीं विक्रमशिला में ये कुछ निर्माण कार्य करवा रहे हैं? मधुबनी पेंटिंग को भी तो डेवलप किया जा रहा है। एक तो पहले मधुबनी पेंटिंग ही छद्म भाषा है, ये मिथिला पेंटिंग है। मिथिला पेंटिंग को आपसे भी अनुरोध करता हूँ कृपया कर मधुबनी पेंटिंग नहीं कहिए। और मिथिला पेंटिंग को डेवलप भारत सरकार बहुत हद तक कर रही है, लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया बताइए? मिथिला पेंटिंग के लिए टोक्यो में, जापान में म्यूजियम है जी, वहाँ पे है, लेकिन मिथिला पेंटिंग का एक भी ऐसा सेंटर आप पूरे बिहार में कहीं बताइए कहीं हो? कम से कम पटने में खुलवा देता। अभी तो तत्काल पटना ही राजधानी है हम लोगों का भी। एक भी कोई जगह है जहाँ पे मिथिला पेंटिंग को प्रमोट किया जाता हो या उसकी प्रदर्शनी लगती हो, कुछ उसके हिसाब का कोई ऐसा हॉल हो, कोई म्यूजियम हो, कुछ भी हो, प्रमोशन सेंटर ही हो, कुछ भी अगर हो पूरे बिहार में तो आप मुझे बता दीजिए, मैं भी संज्ञानित हो जाऊंगा। मिथिला को किस हिसाब की राजधानी बनाना है? क्या सांस्कृतिक राजधानी बनाने का विचार है, या फिर ऐसा है कि अगर 20 से 22 जिले मिथिला के पास हैं तो फिर बिहार के पास क्या बचता है? हम तो ये बात बोले कि बिहार तो एक फेक आइडेंटिटी था, उसी फेक आइडेंटिटी को उड़िया लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो वो अलग हो गए। उसी फेक आइडेंटिटी को झारखंड वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो अलग हो गए। लोग बोलते थे कि मिथिला वाले थोड़ा नरम दल के होते हैं, चूड़ा दही खाते हैं, तो इसलिए आंदोलन नहीं हुआ। तो हम लोगों ने बताया कि ठीक है, हम लोग चूड़ा दही भी खाते हैं, लेकिन हम लोग मछली भात भी खाते हैं, और हमारा आंदोलन अब देख लो। तो अब यहाँ के लोग भी गरमा रहे हैं, अब गरमा रहे हैं तो हमें भी अपने फेक आइडेंटिटी से छुटकारा मिलेगा। और जब राज्य बनता है तो सिर्फ भाषा संस्कृति ही नहीं, वहाँ पे तमाम तरह के डेवलपमेंट होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, राज्य बनेगा तो अपना राजधानी बनेगा, राजधानी बनेगा तो उस राजधानी के अगल बगल के 2-3 जिला तो ऐसे ही डेवलप कर जाते हैं। हजारों करोड़, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। राजधानी बनेगा तो फिर वहाँ पे आपको हाई कोर्ट के बेंच बनेंगे, तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस आएंगे। जैसे अभी कुछ भी आता है तो सिर्फ पटना या उसी इलाके में वो लोग बनवा लेते हैं, पटना से लेके गया, नालंदा के बीच में ही बन जाता है। जब इधर बनेगा तो जो भी राजधानी तय होगा उस समय में वो उसके आसपास 2-4-5 जिला तो एकदम डेवलप कर जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। जीरो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में। हम लोगों के पास प्लान है, हम लोगों ने बहुत बार चर्चा किया है कि कैसे बिहार में अंग्रेज़ के समय में इतना इंडस्ट्री कैसे था जो सारे मिथिला क्षेत्र में ही थे। नीतीश कुमार तो कहते हैं लैंडलॉक स्टेट है, इस वजह से प्रॉब्लम है। नहीं, लैंडलॉक स्टेट अंग्रेज़ के समय में नहीं था। ऐसा थोड़े है कि मिथिला की उत्पत्ति अभी 50 साल में हुआ है धरती पे। मिथिला के वो क्षेत्र है, वो तो जब से धरती है तब से हमारा क्षेत्र भी है। तो लैंडलॉक तो उस समय में भी रहा होगा। तो या तो नीतीश कुमार ये एक्सेप्ट कर लें कि ये अंग्रेज़ से कि इतना भी तेज़ नहीं है, अंग्रेज़ से मंदबुद्धि के हैं। अंग्रेज़ जब 1900 शताब्दी में 1933-32 से चीनी मिल बनना शुरू हो गया था मिथिला क्षेत्र में, और दर्जनों, 2 दर्जन से ज़्यादा चीनी मिल बने थे। क्यों बने थे उसका भी आप लोग स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि पहले नील की खेती होती थी पूरे नॉर्थ बिहार में। जब बाद में नील का खेती पैर से होता था तो पैर सड़ जाते थे गरीब लोगों के, किसान लोगों के। तो उससे छुटकारा पाने के लिए नील का खेती बंद हुआ। महात्मा गांधी ने नीला आंदोलन किया था, तो उसको नील की खेती को बंद करना पड़ा अंग्रेज़ को। तो उसके पास कोई कैश क्रॉप नहीं था, तो वो कैश क्रॉप कौन सा ऐसा नॉर्थ बिहार रीजन में उगे जिससे कि ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट को हो उस समय के, ब्रिटिश इंडिया के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो उन लोगों ने रिसर्च करके निकाला कि ये बाढ़ वाला क्षेत्र है, और बाढ़ वाले क्षेत्र में एक ही कैश क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पैदावार हो सकती है, जिसको हम लोग ईख बोलते हैं, मैथिली में उसको कुशियार बोलते हैं। और उस समय में उस लोगों ने रिसर्च कर लिया और सक्सेसफुली 80s तक सारे मिल चल रहे थे। ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज़ ने खोला और 5 साल में बंद हो गए। 80s तक चल रहे थे, मतलब प्रॉफिट में चल रहे होंगे। तो जो भी बिहार के सरकार थे, चाहे कोई भी सरकार रहा हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो पहले, बाद में लालू जी आए, फिर नीतीश जी आए, नीतीश जी तो सबके साथ आ गए।
सब ने मिलके बिहार को लूटा है, और बिहार को तो लूटा ही है और मिथिला को बर्बाद कर दिया है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों का जो कार्यक्रम था वो दिल्ली में हुआ, राजधानी में। तो राजधानी में क्या जताना चाह रहे थे, और क्या फिर से ऐसा माहौल बन रहा है कि ऐसे और कार्यक्रम अनेक जगहों पर किए जाएंगे? पता ना, उसके बाद भी शायद आप अभी ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, 4 दिसंबर को पटना में भी हुआ था। तो हम लोग क्या है, हम आंदोलन केंद्र से शुरू किए हैं, दिल्ली से। दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें आप भी प्रत्यक्षता गवाह हैं। और उसके बाद उसको हमने ड्रिल डाउन किया, पहले देश की राजधानी फिर राज्य की राजधानी। चूँकि राज्य में बार बार, तो अभी कहने के लिए ऑन रिकॉर्ड पटना ही है राजधानी, बिहार में ही हम लोग हैं। जब बनेगा मिथिला तब हमारी राजधानी अलग होगी। तो फिर पटना में हमने, पटना में इसलिए किया कि पिछले 42 साल में एक भी आंदोलन मिथिला मैथिली का पटना की सड़कों पर नहीं हुआ था। तो ये लोग समझ रहे थे कि वही जो मैंने बार बार बोला कि ये लोग चुरादही वाले हैं, ये लोग आंदोलन नहीं कर सकते। तो हम लोग हजारों की संख्या में कर 8 से 10 हज़ार युवा, छात्र, नौजवान, महिला और बुजुर्ग भी उनके मार्गदर्शन में मिथिला क्षेत्र के विभिन्न जिला से, हर एक जिला से कम 5 आदमी भी जरूर था। भागलपुर से भी 5 आदमी आए थे, बांका से भी 15-20 आदमी आए थे। कोई भी ऐसा जिला नहीं था। और जो सेंट्रल मिथिला है वहाँ से तो खैर हज़ारों की संख्या में थे। सब जगह से प्रतिनिधित्व आया और हम लोग गांधी मैदान से, गांधी प्रतिमा के पास से शुरू करके और डाक बंगला तक इस बार ठेका दिए उस पैदल मार्च को, और कह के आए हैं। और राज्यपाल जी ने हम लोगों का ये भी लिया, जो हम लोग मांग पत्र अपना लेके गए थे, और 10 लाख, मिथिला के 10 लाख लोगों का सिग्नेचर करवाया हुआ मांग पत्र ले गए थे कि 10 लाख लोग मांग कर रहे हैं कि आप मिथिला राज्य अलग कर दो। अगली बार हम लोग जाएंगे 1 करोड़ का सिग्नेचर करवा करके, और 1 लाख लोग लेके जाएंगे। इस बार राज्यपाल जी खुद नहीं मिले, उनका जो पर्सनल असिस्टेंट था पीए, वो राजभवन में एक्सेप्ट किया, और मैं उसी दिन बोल के आया अगली बार 1 करोड़ का साइन करवा के लाएंगे और 1 लाख लोग से आएंगे, और राज्यपाल जी खुद आकर के रिसीव करेंगे गेट पे। मिथिला के लिए अलग स्ट्रेटजी क्या होगी अगर बिहार से अलग होता है मिथिला और सफलता मिल जाती है इस कार्यक्रम में? तो पहली चीज़, और मिथिला में किन किन चीज़ों को प्राथमिकता दी जाएगी? एक और सवाल, राजधानी कौन सा क्षेत्र बनेगा? देखिए, राजधानी वैसे तो बिहार की अभी भी सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा है, और मिथिला क्षेत्र भी जब दरभंगा महाराज के अंडर में थे या कुछ भी, तो एक तरह से सो कॉल्ड राजधानी दरभंगा ही रहा है। लेकिन मैं इस पर कोई फोकस या जोर दे के कहना नहीं चाहता। ये मिथिला के जनमानस तय करे कि दरभंगा उपयुक्त होगा या नहीं। दरभंगा नहीं पूर्णिया बन जाए, या कि मुजफ्फरपुर बन जाए, कि सहरसा बन जाए, कि बेगूसराय बन जाए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मिथिला राज्य बने। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शायद यही आप पूछ रहे थे। देखिए, बनने के बाद मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं जो चाहूँगा वो हो जाएगा और मैं ही सब कुछ कर दूँगा। यह तो प्रयास मिथिला के हर एक जन जन को करना पड़ेगा। जो प्रयास अभी मगध के लोग अपने क्षेत्र को डेवलप करवाने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए पटना डेवलप हो गया, इसीलिए नालंदा डेवलप हो गया, इसीलिए राजगीर, बोधगया एरिया डेवलप हो गया। तो हमारे एरिया के लोगों को भी इस विषय को समझना पड़ेगा। और जिस दिन इस विषय को लोग समझना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे और सामूहिक प्रयास शुरू कर देंगे, उस दिन मिथिला राज्य बनाने से भी कोई नहीं रोक सकता, और मिथिला को डेवलप होने से भी कोई नहीं रोक सकता। यही मिथिला अंग्रेज़ के समय में डेवलप था। ठीक है, एक पर्सनल सवाल, पेशे से इंजीनियर, काव्य भी अच्छा लिखते हैं, राजनीति में आने की क्या वजह? अच्छा खासा चल रहा था जीवन। देखिए, क्या होता है कि आप नौकरी कीजिए, व्यवसाय कीजिए, किसानी कीजिए, रिजल्टेंट यही होता है कि आपकी अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हों और आपके परिवार सुखी संपन्न रहे। फाइनल टारगेट सबका ये है। कुछ व्यक्ति मेरे ऐसे ज़रूर पागल होते हैं, और मैं ही अकेला नहीं हूँ, ऐसे हज़ारों युवा हैं अभी जो आ गए हैं सड़क पे, जो जैसे मैंने अपना नौकरी छोड़ा, अपने सब कुछ छोड़ के लगा हुआ हूँ, ऐसे कितने युवा हैं जो सीतामढ़ी से लेकर पूर्णिया के बीच में काम कर रहे हैं। तो ये पागलपन होना चाहिए। पागलपन क्यों होता है? क्योंकि जब आप देखते हैं किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, घूमते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ये सब चीज़ है, और जब आप अपने यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि पिछले 40 साल से ये सब चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, 30 साल से हम नहीं, हम 50 साल भारत के दूसरे राज्य से पीछे चल रहे हैं। जो हमारे साथ बीमारू राज्य थे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो सब भी हमसे बहुत आगे निकल गया। अब बीमारू राज्य में खाली एक बिहार ही बच गया है, और बिहार में भी वो मिथिला क्षेत्र बच गया है। आप देखिएगा, कहीं भी आग लगने की घटना होती है किसी दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, और मज़दूर मर जाते हैं।
कहीं पे कोई इंसिडेंस या एक्सीडेंट होता है, मजदूर मर जाते हैं, तो उसमें नीचे में लिखा के आता है कि बिहारी मजदूरों की मौत। लेकिन उसके नीचे एक और लेयर ड्रिल डाउन कीजिए तो आपको लगेगा कि वो बिहार के मुंगेर से थे, वो बिहार के समस्तीपुर से थे, वो बिहार के पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर से थे, वो पटना के मजदूर नहीं थे, वो नालंदा के मजदूर नहीं थे। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा तभी जाकर के कुछ होने वाला है। सरकार बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार तो हर एक 5 साल में बदल जाता है, विधायक और एमपी भी बदल जाते हैं, मंत्री भी बदल जाते हैं, और सब लोग जातीय समीकरण फिट करके सब जात को कहीं ना कहीं मौका भी मिलता है। सब सरकार में सब क्षेत्र के लोगों को ही मौका मिलता है। लेकिन ये सब नाकाफ़ी है, ये सब दूसरे को भी ठग रहे हैं, अपने आप को भी ठग रहे हैं। माँ मिथिला को तो ठग ही रहे हैं, मगध के लोगों को भी ठग रहे हैं। तो इस ठगी से मुक्ति के लिए ये मिथिलावाद प्रचलन में आया है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल। 20-22 जिलों के साथ आप जा रहे हैं, मानकर चलिए 5 जिले आपको अवॉइड कर देते हैं, चंपारण कह रहे हैं कि हाँ हम बिहार के साथ रहेंगे, मिथिला के साथ नहीं जाएंगे, ऐसे में जो जिले अवॉइड कर रहे हैं क्या करेंगे? वो बैठ के बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही कुछ संकेत दिया कि देखिए क्या है कि ये हमारी लड़ाई है जो सर जॉर्ज ग्रेसन ने बनाया था लिंग्विस्टिक मैप, उसके आधार पे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके साथ भी मिथिला राज्य बने। बाकी अगर जब बनने की संभावना व्याप्त होगी, जब बनने के टेबल पर हम लोग बैठेंगे, अब उसमें कितना महीना लगेगा, कितना साल, वी नेवर नो, तब हम देखेंगे, विचार करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। सब उस जिला में भी भ्रमण जारी है और भी करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, सबको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तब भी अगर कोई एक आध नहीं आ पाते हैं तो हम लोग विनम्रता से उस समय में उस बात का के लिए प्रयास करके जो फाइनल टेक होगा उस पर वो करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये हमारे साथ मिथिला मैथिली के लिए प्रयासरत, मिथिला को राज्य बनाने के लिए प्रयासरत शरद झा जी थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। बातों के क्रम में उन्होंने सारी चीज़ें बताई है और बिहार की भौगोलिक व्यवस्था, साथ ही वर्तमान सरकार की संरचना पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा बिहार से मिथिला को अलग करने की मांग जो है वो काफ़ी तेज होती जा रही है। इनके हुजूम में, इनके समर्थन में अन्य लोग जुटते जा रहे हैं और ये मुहिम रंग भी ला रही है। शायद आगे आने वाले कुछ वर्षों में बिहार के साथ मिथिला का विभाजन हो जाए। हालांकि होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में है, हम भी देखेंगे, आप भी देखते रहिएगा।